जय हिंद, नमस्कार साथियों। और आज एसएससी जीडी का मैं प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूं दोस्तों। और प्रैक्टिस सेट नंबर जो ये है आपके सामने, प्रैक्टिस सेट नंबर आज हम 2 करने वाले हैं। और बहुत ही शानदार तरीके से दोस्तों एसएससी जीडी के तमाम प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो के माध्यम से यहाँ पर कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के अंत तक बने रहें और इस ये जो क्लास है इसको अपने मित्रों तक आप जरूर पहुँचाइएगा। चलिए तो आइए हम शुरुआत करते हैं। और प्रश्न नंबर पहला है आपके सामने। प्रश्न नंबर पहला दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं, प्रश्न नंबर पहला आपके सामने है कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों यहाँ से जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका यहाँ से उत्तराखंड आपका यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा। और जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की यदि हम बात करें दोस्तों, इसकी स्थापना हुई थी 1935 में। कब हुई थी दोस्तों? तो इसकी स्थापना हुई थी 1935 में, ध्यान रखना है। और इसका पुराना नाम क्या है? तो ध्यान रखना है हेली नेशनल पार्क। क्या है दोस्तों? हेली नेशनल पार्क इसका पुराना नाम है, ध्यान रखना है। ठीक है, अब उत्तराखंड की बात आ रही है दोस्तों, तो उत्तराखंड से देखिएगा 2 बड़ी नदी का उद्गम यहाँ से होता है। एक है गंगा दोस्तों, ध्यान रखना है, और दूसरी है गंगा की सहायक नदी, और वो हो गई आपकी कौन सी? यमुना नदी। ठीक है दोस्तों, ये दोनों नदियां भी आपकी कहाँ से उद्गम होता है इनका? तो इनका होता है उत्तराखंड से। साथ में आपका बद्रीनाथ दोस्तों, आपको ध्यान रखना है, बद्रीनाथ। ठीक है, केदारनाथ। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान रखना है दोस्तों, कहाँ से? उत्तराखंड से है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ से उत्तराखंड के जो राज्यपाल है दोस्तों वो कौन हो गए। तो यहाँ से जो उत्तराखंड के राज्यपाल है वो हो जाएंगे पुष्कर सिंह धामी। कौन हो गए दोस्तों? पुष्कर सिंह धामी, ध्यान रखना है, कौन हो गए? पुष्कर सिंह धामी। ठीक है, ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है। चलिए, प्रश्न नंबर दूसरा आपके सामने है। प्रश्न नंबर दूसरा आपके सामने है। ठीक है, प्रश्न नंबर दूसरा है कि 1993, यहाँ थोड़ा सा मिसप्रिंट है, 1983 आएगा, कि 1983 के क्रिकेट विश्व कप के फाइनल मैच में सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन है? ध्यान रखिएगा। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका केसरी खान। अब 1983 वर्ल्ड कप की बात आती है तो यहाँ पर जो कप्तान हो जाएंगे भारतीय टीम के, वो कौन है? तो यहाँ से जो कप्तान हो जाएंगे वो है कपिल देव दोस्तों। कौन है? कपिल देव, ध्यान रखना है। ठीक है, बहुत ही शानदार आपकी क्लास है, इसको पूरा आप क्लास को पूरा करके जाए। और यहाँ से जो मैच था वो ध्यान रखना है आपको, किन किन 2 टीमों के बीच था? तो भारत और वेस्ट इंडीज के बीच था। ठीक है, कौन था? भारत और वेस्ट इंडीज के बीच था। और कौन सी टीम यहाँ पर विजेता रही थी? तो ध्यान रखना है आपको, यहाँ से जो है भारत विजेता रही थी। ठीक है, और कप्तान कौन थे भारतीय टीम के? तो यहाँ से आपको ध्यान रखना है कपिल देव। ठीक, चलिए प्रश्न नंबर अगला देखिए। प्रश्न नंबर अगला है कि 2 संख्या है। प्रश्न नंबर अगला है कि 2 संख्या है 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका लघुत्तम और यहाँ पर महत्तम समापवर्तक आएगा, यानी कि क्या हो जाएगा आपका? एचसीएफ। ठीक है, क्या हो जाएगा? एचसीएफ जो है 2700 है। तो संख्याओं का योग आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा। तो चलिए, तो प्रश्न क्या है आपका अगला, कि 2 संख्या 3:4 के अनुपात में है, और यदि इनका जो लघुत्तम है और यहाँ जो महत्तम एचसीएफ है वो कितना दे रखा है? 2700। तो इन संख्याओं का योग कितना होगा ये ज्ञात करें। चलिए दोस्तों, तो देखो मैंने यहाँ पर आपके कंबाइन प्रश्न लिए हैं। ठीक है ना, तो इस प्रश्न को कैसे करेंगे हम देखिएगा, बहुत ही आसान तरीके से जो है इस प्रश्न को हम लोग यहाँ पर बनाएंगे। देखिए आपको क्या दे रखा है यहाँ पर? आपको दे रखा है 3:4 के अनुपात में। ठीक है, तो 3:4 के अनुपात में, यानी कि हम देखो ये संख्या ही नहीं है, ये अनुपात है, तो संख्या बनाने के लिए हम एक्स लगा देंगे। तो 3x और इंटू कितना हो जाएगा? 4x, और बराबर कितना है आपका? 2700। ठीक, और 3 चौक कितना हो गया आपका? 12, और साथ में एक्स का भी दोस्तों घाते जुड़ जाती है। ठीक है ना, आधार समान होता है तो घाते जुड़ जाती है। तो 12x² बराबर कितना है? 2700। 12 से जब आप इसको काटेंगे तो ये होगा 12 दूनी 24, 12 दूनी 24 और 12 पंजे 60। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना है? 225, और 225 जो है किसका वर्ग होता है? ध्यान रखिएगा 15 का। किसका? 15 का। अब यहाँ पर जो 2 संख्या थी हमारे पास, कौन कौन सी थी? देखिए पहली संख्या कौन सी थी? 3, तो 3x मतलब बराबर 3 इंटू कितना हो जाएगा आपका? 15। ठीक, दूसरी क्या थी आपकी? 4, तो 4x बराबर, यानी कि 4 गुणा में क्या हो गया? 15। ठीक, तो यहाँ पे आप ऊपर वाले का गुणा करेंगे तो 15 तिया कितना हो जाएगा आपका दोस्तों? तो 15 तिया देखिए मैं यहाँ नीचे लिख रहा हूँ। ठीक है ना, 15 तिया कितना हो जाएगा आपका? तो 15 तिया हो जाएगा कितना आपका? 45, और ये 15 चौको कितना हो गया आपका यहाँ पर? तो 60। अब इनका योग करिए, तो इन दोनों का योग करने पर आंसर कितना आएगा यहाँ पर? 105। तो यहाँ से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, 105 दे। ठीक है दोस्तों, बहुत ही आराम से इस प्रश्न को आप बना सकते हैं यहाँ पर। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है आपके सामने, प्रश्न नंबर 4, कि किसी वस्तु के अंकित मूल्य पर 20%, 40% और 75% की 3 क्रमागत छूटों के बराबर। ठीक है ना, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है। ठीक है, तो यहाँ से आपको ये अंकित मूल्य दे रखा है, यानी कि अगर आप देखोगे तो ये जो आपका प्रश्न है ये बट्टा वाला है, लाभ हानि का जो बट्टा डिस्काउंट वाला जो आपका टॉपिक है वहाँ से ये प्रश्न है। तो अंकित मूल्य पर 20% की, ठीक है ना, तो यहाँ से दोस्तों 20% मतलब अंकित मूल्य हम इसको क्या मान सकते हैं? देखिए हम इसको क्या मान सकते हैं, तो यहाँ से हम इसको मान सकते हैं 100। तो 100 के ऊपर 20% यानी कि 80 बटा कितना हो गया? 100। फिर आप देखेंगे 40%, तो 60 बटे में कितना हो गया आपका? फिर 100। 75% मतलब 25 बटे में कितना हो गया? 100। इसको आप काटापीटी करो तो 25 चौके हो गया 100, इधर 1 जीरो से 1 जीरो गया, 2 तिया 6, और 2 पंजे कितना हो गया? 10, और पचम 5, ये इधर आप देखिए, सॉरी 1 सेकंड, हाँ इसको काट सकते हैं हम लोग, 5 एकम 5 और 5 छंग कितना हो गया? 30, और ये 2 जीरो से दोस्तों ये 2 जीरो गया, और यहाँ से आप देखेंगे 4, और 4 चौको कितना हो गया? 16, और 4 दिया कितना हो गया यहाँ पर? 12। कितना है यहाँ से निकल के? 12। तो जो 100 आपने यहाँ पे लिया था बस इसी 100 में से आपको 12 घटा देना है, तो आंसर कितना आएगा आपका? 88% यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और 88 आपको दिख रहा है कौन सा? ऑप्शन नंबर सी वाला। ठीक है, तो इस तरह से आप इसमें के जितने भी प्रश्न दोस्तों है सभी को आप बहुत आराम से यहाँ पर बना सकते हो। इस वीडियो को आप जो है, ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मात्र आप 2 बार देखना, मैं गारंटी दे रहा हूँ यहाँ से आप एसएससी जीडी का, ठीक है ना, एसएससी जीडी का आप पूरे यहाँ पर कवर कर जाएंगे। चलिए अगला देखिए, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों? फिर आपका जीके का प्रश्न है। प्रश्न नंबर 5 आपको दे रखा है कि नोबेल पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यहाँ से करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका? 1909 में नोबेल पुरस्कार की यहाँ पर शुरुआत की गई थी। अब देखिए
नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों किसकी याद में दिया जाता है? सबसे पहले तो यहाँ से यही आप देखिएगा, तो नोबेल पुरस्कार जो है यहाँ पर अल्फ्रेड नोबेल की याद में दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा अल्फ्रेड नोबेल की याद में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में पुरस्कार दिया जाता है। और अल्फ्रेड नोबेल जो थे दोस्तों कहाँ के थे? तो ये थे आपके कहाँ के? स्वीडन के, ठीक है ना। तो यहाँ से स्वीडन के थे, ध्यान रखना है। अल्फ्रेड नोबेल आपके कहाँ के थे दोस्तों? स्वीडन के थे, ठीक है। तो 1901 आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। फिर बात करते हैं हम नोबेल पुरस्कार की। तो नोबेल पुरस्कार जो है दोस्तों कुल कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? ध्यान रखना 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। कौन कौन सा? तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं दोस्तों कौन सा? शांति, ठीक है, शांति के क्षेत्र में। उसके बाद हो गया आपका यहाँ पर चिकित्सा के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में। उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर साहित्य के क्षेत्र में। उसके बाद हम लिख सकते हैं दोस्तों आपका भौतिक के क्षेत्र में। उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पर रसायन के क्षेत्र में, ठीक है। तो ये जो आपके सामने 5 है, कौन सा? शांति, चिकित्सा, साहित्य, भौतिक और रसायन। इनकी शुरुआत हुई थी, ध्यान रखना है 1901 में। कब हुई थी दोस्तों? ध्यान रखना है 1901 में। और एक छठे नंबर का जो है ध्यान रखना है वो कौन सा है? अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया गया है, ठीक है ना। दिया जाना यहाँ पर प्रारंभ किया अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, ध्यान रखना है कब? तो 1969 में। ध्यान रखना है दोस्तों कब हो जाएगा? 1969 में। तो ये जितने भी तमाम प्रश्न दोस्तों ध्यान रखना है, ये सभी के सभी आपके जो है नोबेल पुरस्कार से ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। यहाँ से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछने की पूरी संभावना है, तो सभी के सभी पॉइंट आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न आपके सामने दे रखा है। अगला प्रश्न आपके सामने क्या है कि भारत रत्न की शुरुआत, भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो ध्यान रखना है, यहाँ से भारत रत्न पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो 1900। चलिए तो भारत रत्न की यदि हम बात करते हैं, ध्यान रखिएगा ये 26 जनवरी को दिया जाता है पुरस्कार, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और सर्वप्रथम ये किन्हें मिला था? ध्यान रखना है दोस्तों, तो 1954 में आपको ध्यान रखना है 3 व्यक्ति को मिला था। कितने? 3 व्यक्ति को पुरस्कार दिया गया था। ध्यान रखना किस किसको? तो डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी को दिया गया था। और किसको दिया गया था दोस्तों? तो यहाँ से हो जाएंगे आपके सी गोपालाचार्य, सी राजगोपालाचार्य। ध्यान रखना सी राजगोपालाचार्य यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और एक और हो जाएंगे दोस्तों आपके वेंकट रमन। कौन हो जाएंगे दोस्तों? वेंकट रमन। ये ध्यान रखना, ये 3 व्यक्ति थे जिन्हें 1954 में सर्वप्रथम ये पुरस्कार दिया गया। उसके बाद ध्यान रखना दोस्तों इस पुरस्कार को 1977 में बंद कर दिया गया था भाजपा की सरकार द्वारा, भारतीय जनता पार्टी द्वारा। और पुनः इसे 1980 में कांग्रेस के द्वारा शुरू किया गया। और सर्वप्रथम किसे दिया गया? ध्यान रखना है मदर टेरेसा को। और कब दिया गया? तो ध्यान रखना दोस्तों 1980 में। ये भी आपको यहाँ से ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद ध्यान रखना है आपको कि 2024 में किन किन व्यक्तियों को दिया गया ये पुरस्कार, तो ध्यान रखना है। एक यहाँ से हो जाएंगे आपके कर्पूरी ठाकुर दोस्तों। कौन हो जाएंगे? कर्पूरी ठाकुर यहाँ पर हो जाएंगे। उसके बाद आपके जो है लाल कृष्ण अडवाणी। कौन है? ध्यान रखना है लाल कृष्ण अडवाणी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। थोड़ा सा मैं इसको यहाँ से ऊपर लिख देता हूँ, ठीक है। लाल कृष्ण अडवाणी आपके हो जाएंगे दोस्तों। उसके बाद हो जाएंगे आपके कौन? चौधरी चरण सिंह। ये देखिए चौधरी चरण सिंह, ठीक है। उसके बाद हो जाएंगे एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन कौन थे? एम एस स्वामीनाथन दोस्तों, तो एम एस स्वामीनाथन कौन थे? ये ध्यान रखिए हरित क्रांति के जनक है भारत में, ध्यान रखना है आपको, ठीक है ना। और उसके बाद हो जाएंगे दोस्तों आपके तो नरसिम्हा राव, ठीक है ना। तो यहाँ से ध्यान रखना है नरसिम्हा राव, नरसिम्हा राव, ठीक है। तो यहाँ से ये आपके ध्यान रखना है 2024 में कितने लोगों को दिया गया? 5 लोगों को दिया गया दोस्तों पुरस्कार। ध्यान रखना है सभी के सभी आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में इस पुरस्कार की शुरुआत ध्यान रखना है 26 जनवरी को, प्रत्येक जो है आपके वर्ष 26 जनवरी को पुरस्कार दिया जाता है। और ये राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा दिया जाता है। और देश के एक राष्ट्रपति होंगे, किस अनुच्छेद में दिया गया दोस्तों? ध्यान रखना है अनुच्छेद नंबर 52 में दिया गया है। 1954 में दोस्तों ध्यान रखना 3 लोगों को मिला था, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचार्य और कौन हो जाए? वेंकट रमन। 1977 में बंद कर दिया गया और 1980 में पुनः चालू किया। और सर्वप्रथम किसे मिला? ध्यान रखना है मदर टेरेसा को पुरस्कार दिया गया, ठीक है। चलिए बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। यहां से आपको अगला प्रश्न दे रखा है कि रानी की बाग किस नदी के किनारे स्थित है? रानी की बाग किस नदी के किनारे स्थित है? तो ध्यान रखना है यहां से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका क्या? तो सरस्वती नदी के किनारे स्थित है, ध्यान रखना। अब रानी की बाग दोस्तों कहां पर है? तो ध्यान रखना है गुजरात में। और कितने रुपए के नोट पर इसका चित्र है? ठीक है ना, तो गुजरात में है। और 100 रुपए के नोट पर इसका चित्र है दोस्तों, चित्र अंकित है, ध्यान रखना है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। चलिए अगला प्रश्न, ये एक जो है ये प्रश्न दोस्तों आप लोग के लिए है, होमवर्क में है, ठीक है। ये मैं आपके लिए लाया हूं कि ठोके टिमकी डमरू ढोल में कौन सा अलंकार है। फटाफट से आप कमेंट करके मुझे बताइए, जल्दी से कमेंट करके बताइए यदि आप एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं कि ठोके टिमकी डमरू ढोल में दोस्तों कौन सा अलंकार है। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने, कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम, जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या? चलिए अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आपके सामने कि कैल्शियम सल्फेट या फिर जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो यहां से आपका आंसर हो जाएगा CaSO4 और 2H2O। क्या हो जाएगा? CaSO4 डॉट 2H2O दोस्तों, ठीक है ना, 2H2O। यहां से इसका हो जाएगा किसका? जिप्सम का, या फिर हम बोल सकते हैं क्या? कैल्शियम सल्फेट का, ठीक है। अब देखिए और भी मैंने यहां पे लिया है, तो कॉपर सल्फेट का देखिए क्या होता है, तो कॉपर सल्फेट का होता है CuSO4 और डॉट होता है आपका 5H2O। ध्यान रखना ये किसका होता है? कॉपर सल्फेट, या फिर हम क्या बोल सकते हैं इसमें? नीलत होता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस की यदि हम बात करें तो क्या हो जाएगा? देखिए प्लास्टर ऑफ पेरिस की यदि हम बात करें तो यहां से प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या हो जाएगा? तो CaSO4 1/2 और H2O। ये H2O क्या होता है दोस्तों? ये जल की मात्रा बताता है, ठीक है। उसके बाद जिंक सल्फेट या फिर उजला थोथा का क्या हो जाएगा? देखिए तो जिंक सल्फेट का हो जाएगा ZnSO4 डॉट 7H2O। ये ध्यान रखना सभी महत्वपूर्ण है आपके। कॉपर सल्फेट CuSO4 5H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा आपका CaSO4 1/2 H2O और जिंक सल्फेट या फिर उजला थोथा हो जाएगा ZnSO4 7H2O। ठीक है दोस्तों, ये सभी के सभी आपके ध्यान रखना है। ये रासायनिक सूत्र है, क्या है ये? तो ये रासायनिक सूत्र, और ये आपसे एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ के जाए, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, चलिए प्रश्न नंबर अगला देखिए, प्रश्न नंबर अगला है आसियान का मुख्यालय कहाँ है? तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाए क्या हो जाएगा? जकार्ता। अब बात करते हैं आसियान की, तो इसकी स्थापना कब की गई
गई थी, ध्यान रखना है। स्थापना से आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा। एमपी पुलिस में देखिए पिछली बार एमपी पुलिस में पूछा गया था, ध्यान रखना है। तो यहाँ से आसियान की जो स्थापना है 8 अगस्त, ध्यान रखना 8 अगस्त और 1967, ठीक है, 8 अगस्त 1967 को इसकी स्थापना की गई और इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है आपका, जकार्ता में, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न नंबर 14 है। प्रश्न नंबर 14 है कि पन्नालाल घोष किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो यहाँ से आपका आंसर क्या हो जाएगा, बांसुरी। अब बांसुरी से तो और हम देख लेते हैं और कौन कौन यहाँ पर प्रसिद्ध, तो ध्यान रखना है हरि प्रसाद चौरसिया, हरि प्रसाद चौरसिया, ध्यान रखना है हरि प्रसाद जो चौरसिया है ये भी बांसुरी वादक है। और कौन है, तो और देखते हैं यहाँ से आपके राजेंद्र कुलकर्णी, देखिए आप राजेंद्र कुलकर्णी हो जाएंगे, ठीक है, राजेंद्र कुलकर्णी। और देखिए कौन है, राजेंद्र प्रसन्न, राजेंद्र प्रसन्न। तो ये सभी आपके जो हैं, ध्यान रखना है सभी के सभी आपके बांसुरी वादक है और एग्जाम में पूछने की पूरी यहाँ पर संभावना है, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अगला प्रश्न आपको दे रखा है, अगला प्रश्न दे रखा है, ठीक है, अगला प्रश्न दे रखा है श्रीदेवी, गीता देवी और रागिनी देवी की शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है। तो यहाँ से करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका मोहिनी अट्टम। अब मोहिनी अट्टम से और भी आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछ सकता है क्या, कि भगवान विष्णु से संबंधित कौन सा शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। तो भगवान विष्णु से संबंधित कौन सा शास्त्रीय नृत्य आपका मोहिनी अट्टम है। और कौन है मोहिनी अट्टम में, देखिए तो हेमा मालिनी हो जाएंगी आपकी, ठीक है, हेमा मालिनी ये भी इसमें से है, ठीक है। उसके बाद में आपका शांताराव हो जाएंगे, ठीक है ना, कल्याणी अम्मा, देखिए आप कल्याणी अम्मा और आपके शांताराव, ठीक है। तो ये भी आपके किस्से दोस्तों, ध्यान रखना है, ये कल्याणी अम्मा और कौन हो जाएंगे, शांताराव। तो ये भी किस्से हैं दोस्तों, ध्यान रखने हैं। तो ये भी आपके किस्से हैं मोहिनी अट्टम से संबंधित, ध्यान रखना। और मोहिनी अट्टम जो किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य, ध्यान रखना है केरल का, किसका है दोस्तों, केरल का, ठीक है। तो ये इतनी चीजें दोस्तों, एक मिनट, चलिए तो इतनी जानकारी आपको यहाँ से केरल से याद रखना है, ठीक है, माफ कीजिएगा मोहिनी अट्टम से दोस्तों, इस प्रश्न से आपको इतनी जानकारी याद रखना है। श्रीदेवी, गीता देवी, ठीक है, उसके बाद है आपका गीता देवी नहीं, गीता नायक आएगा दोस्तों, और यहाँ रागिनी देवी है। उसके बाद में विष्णु भगवान से संबंधित है हेमा मालिनी, शांताराव और आपके कौन हो जाएंगे, कल्याणी अम्मा, ठीक। चलिए अगला देखिए, बात करते हैं, अगला प्रश्न है आपका पुरस्कार से और अगला प्रश्न दे रखा है पुलित्जर पुरस्कार की शुरुआत, पुलित्जर पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है। तो पुलित्जर पुरस्कार जो है आपका, ध्यान रखना है, ये पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। किस क्षेत्र से संबंधित है, पत्रकारिता के क्षेत्र से संबंधित है। अब आपको ये बताना है कमेंट करके कि इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी, इसकी शुरुआत कब से की गई थी, या आप अभी के अभी मुझे कमेंट करके बताएंगे, फटाफट से कमेंट करके बताइए जल्दी से। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। चलिए तो माफ कीजिए दोस्तों, आज के लिए आपके 16 प्रश्न हैं और उम्मीद है आपको सभी प्रश्न अच्छे लगे होंगे। अच्छे लगे हो तो इस वीडियो को जो है दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक जरूर पहुंचाइएगा। और अगला वीडियो मैं जल्द लेकर आऊँगा, ठीक है। और आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब कर लें ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। और एक क्लास में दोस्तों आपके तमाम प्रश्न को यहाँ पर मैं लेकर आने वाला हूँ, जिससे कि आप SSC GD को क्वालिफाई कर पाएँ, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।